अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 PRC 1 बिजनेस राइटिंग एंड कम्प्रिहेंशन स्किल में। लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिव्यूइंग स्टेज यानी थर्ड स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस, रिव्यूइंग। सबसे पहले हमने देखी प्लानिंग स्टेज, प्लान करते हैं मैसेजेस। फिर हम आए सेकंड ड्राफ्टिंग और राइटिंग में। थर्ड में हम बात करेंगे रिव्यू स्टेज के बारे में कि मैसेज को रिव्यू कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब हम लास्ट स्टेज है राइटिंग प्रोसेस की, रिव्यू या रिवाइजिंग भी जैसे बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स रिव्यूज। बहुत सारी रिटन कम्युनिकेशन ऐसी होती हैं जो जिनके लिए रिवीजन ज़रूरी होती है। रिव्यू या उनकी रिवीजन एज द फाइनल स्टेप के लिए उनको रिवाइज करना, उनकी रिव्यू करना लाजमी होता है। देखें, रिव्यूइंग या रिवाइजिंग का पर्पस क्या है? पर्पस यही है उसमें जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ठीक करना। ठीक हो गया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक कर लेना। क्लैरिटी नहीं है, वो ठीक कर लेना। ये होती है सारी रिव्यू का पर्पस। दिस कैन बी फ्रॉम सिंपल रीरीडिंग ऑफ द टेक्स्ट फॉर क्लैरिटी टू अ मोर डिटेल्ड टेक्निकल रिव्यू फॉर रिमूविंग रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है? रिपीटिंग। जो जो चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं उनको रिमूव कर दो। रिमूविंग रिडंडेंसी और चेंजिंग कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर तो आपका कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है आपकी स्पीच में, या जो भी आप रिटन मैसेज आप लिख रहे हैं, ठीक है, अब उसको ठीक करना है आखिरी स्टेज में। उसमें जो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनका उनका खात्मा कर दें। ठीक हो गया, खात्मा बिल खैर कर दें। और जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स थी और वो नहीं हैं उनको ऐड कर दें। और जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं, इरेलीवेंट सपोर्टिंग मटेरियल, उनको ख़त्म कर दें। ठीक हो गया। फिर आप अपनी ऑडियंस को मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। इमेजिन यूजिंग द सेम बिजनेस प्रपोजल फॉर वेरियस स्टेक होल्डर। ये ऐसे इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये लाइन इंपॉर्टेंट्स है। रिव्यू एंड री रीडिंग ऑफ रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिव्यू या री रीडिंग या रिवाइजिंग ऑफ रिटन कम्युनिकेशन अगर हम कर लें तो वो किन चीज़ों में मददगार साबित हो सकती हैं? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एंड कोरेक्ट एरर्स। जो गलतियां हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम रिव्यू कर लेते हैं तो हम कर पाएंगे अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई और उनको करेक्ट। रिड्यूस रिडंडेंसीज, जो जो चीज़ें रिपीट हुई हैं उनको रिड्यूस कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। इम्प्रूव और अपडेट इंफॉर्मेशन और कंटेंट, जो हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स या जो आइडियाज़ हम यूज़ कर रहे हैं अपने रिटर्न मैसेजेस में, उसको बेहतर बना सकेंगे और उसको अपडेट कर सकेंगे। ठीक है। कीप क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। क्लैरिटी क्या होता है? क्लियरेंस। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, साफ और शफाफ होना चाहिए, और उसके स्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। अवॉइड मिस कम्युनिकेशन। जो जो चीज़ें उसमें मिस हो रही हैं आपकी, ठीक है, कम्युनिकेशन में, रिटर्न मैसेजेस में, या फिर ऐसी चीज़ें जो मिस कम्युनिकेशन, जो कि आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं बना सकती, उनसे परहेज करेंगे। यानी जार्गन वर्ड्स, जो कि बहुत मुश्किल वर्ड्स होते हैं, अंग्रेजों को समझ आते हैं, पाकिस्तानियों को समझ नहीं आते। ठीक हो गया, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होती है। और भी कुछ ऐसे ही अल्फाज हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हम उसमें जो क्या कह सकते हैं कि सिनोनिम्स, ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मिस कोटिंग इंफॉर्मेशन। मिस कोटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि गलत इंफॉर्मेशन है, जो कि गलत गाइड कर रही है, गलत तरफ लेके जा रही है, उन ऐसी इंफॉर्मेशन से परहेज करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यू। जो रिव्यू करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो किसने लेनी है, वो क्यों लेनी है? ये है जी टॉपिक नेक्स्ट, के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर रिव्यू। इसमें हम बात करेंगे, इट इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिसेबल टू हैव द रिटन कंटेंट रिव्यूड बाय द एक्सटर्नल ऑर्डर। ये जरूरी नहीं है प्रूफ रीडिंग या रिव्यू या रिवाइजिंग या री रीडिंग आप किसी बाहर के बंदे से करवाएं, क्योंकि आपने तो खुद वो लिखा है ना कंटेंट, आप चाहते हैं कि दूसरे बंदे से करवा लेता हूँ, वो अच्छे से देख लेगा, कोई गलतियां तो नहीं। जरूरी नहीं है, हर बार हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा देखने में नहीं आता कि आप बाहर से करवाते हैं। जो राइटर खुद होता है ना, या जो सेंडर होता है, वो खुद ही अपनी चीज़ों को रिव्यू करता है। यूजुअली द राइटर हिम और हर सेल्फ रीड
एंड री रीड्स द कंटेंट फॉर एफिशिएंट कंटेंट। क्योंकि लिखा आपने है तो अगर आप ही उसको दोबारा प्रूफ रीड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एट अदर टाइम्स, ठीक है, अ सुपरवाइजर रिव्यू ऑल मैसेजेस, या आपका सुपरवाइजर जो होता है वो कर रहा होता है या कोई और प्रोफेशनल कर रहा होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एट अदर टाइम्स, दूसरे वक्त में, अ सुपरवाइजर रिव्यू ऑल मैसेजेस शेयर्ड विद द एक्सटर्नल ऑडियंस वंस इट रीचेज हिज डेस्क फ्रॉम द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। डेस्क पर जहाँ पे वो मुखातिब होता है अपनी ऑडियंस के साथ, वहाँ पर जाने से पहले उसका जो क्या कहते हैं सुपरवाइजर होता है, वो मैसेजेस को रिव्यू करके देखता है कि कोई गलतियाँ वगैरह तो नहीं है, उनको ठीक कर लिया जाए। उस मौके पे क्या ठीक कर सकेंगे आप, बस याद ही रख सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आप इसे खुद रीड कर लीजिएगा, ये थ्योरी है। लेकिन ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, इन दिस रिस्पेक्ट इट मे बी सेड दैट, ये कहा जाता है, ये हो सकता है, ये कहा जाता है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिव्यू इज बाय वेरियस स्टेकहोल्डर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टास्क। टास्क की नेचर को पे और उस मैसेज की डेप्थ पे डिपेंड करता है कि रीडर उसे, या सॉरी राइटर उसे खुद रिव्यू करेगा या अपने सुपरवाइजर से करवाएगा या बाहर किसी और से करवाएगा। तो 4 किस्म के होते हैं जी, जिसे आप रिव्यू करवा सकते हैं। जो पहले नंबर पे आता है वो है आपका सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू क्या होता है, यानी आप खुद, सेंडर राइटर खुद रिव्यू करें अपने मैसेज को लास्ट स्टेज पे। व्हेन अ सेंडर हिमसेल्फ एक्ट एज अ फाइनल रिव्यूअर, आपका फाइनल जो डॉक्यूमेंट है उसको खुद रिव्यू करें आप, ठीक है, उसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू। आप खुद से कर रहे थे, जाती तौर पर आप रिव्यू कर रहे हैं। सेंडर एंगेजेस इन सेल्फ रिव्यू वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट इज रेडी। ये पहला ड्राफ्ट या पहला रिटर्न मैसेज आप लिख लेते हैं, फिर सेंडर को उसे रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। एंड व्हेन मैसेज इज बीइंग रिटन, या आप जिस वक्त मैसेज लिख रहे होते हैं उसको साथ साथ रिव्यू करते जाएं। हमने बात की थी ना, ये ज़रूरी नहीं है स्टेजेस में कि पहले प्लानिंग होगी, फिर ड्राफ्टिंग होगी, फिर रिव्यू होगी। नो 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 नो, आप एक साथ कर लें, साइमल्टेनियसली कर लें। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, साइमल्टेनियस भी कर सकते हैं। इसलिए उसने यहाँ पे बात की, और एज एंड व्हेन मैसेज इज बीइंग रिटन, जैसे जैसे आप मैसेज लिख रहे हैं ड्राफ्ट भी कर रहे हैं और उसको रिव्यू भी कर रहे हैं, साथ साथ रिव्यू भी करते जाएं। ये तो होगी सेल्फ रिव्यू, आप खुद से करते हैं। फिर होता है सुपरवाइजर। अ सुपरवाइजर में नीड टू रिव्यू द रिटर्न मैसेज सबमिटेड बाय अ सबऑर्डिनेट। एक सबऑर्डिनेट ने मैसेज को सबमिट किया है और एज अ सुपरवाइजर आप उस मैसेज को अपनी ऑडियंस तक फाइनली तौर पर पहुंचाने से पहले पहले उसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। एज अ रिव्यूअर ऑफ रिटर्न कंटेंट, ही शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉरो रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट फॉर एनी nuances और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़रूरी हैं, जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उसको या पूरे टेक्स्ट को आपकी जिम्मेदारी है कि उसको एक बार रिव्यू कर लें, अगर एज अ सुपरवाइजर आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल। एक्सपर्ट बंदा जो होगा उससे करवाएं। प्रोफेशनल क्या होता है, पढ़ लेते हैं। सर्टेन प्रोफेशनल और हायर्ड व्यूअर्स, जिन्हें आप हायर करते हैं पैसे दे के एक्सटर्नली तौर पर, आर आल्सो अवेलेबल, वो भी अवेलेबल होते हैं एज फ्रीलांसर्स। अगर आप में से कोई बंदा फ्रीलांसर है, उसको पता होगा फाइवर पे, अपवर्क पे या फ्रीलांसर जो भी इनकी वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल बंदे मिलते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आर्टिकल्स को रिव्यू करने के लिए मौजूद होते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और आपके डॉक्यूमेंट में जो गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं वो उन्हें ठीक करके देते हैं। टू कैरी आउट रिव्यू स्पेसिफिकली फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना वो एक्सटर्नली कर रहे होते हैं, और मार्केटिंग उनकी उनका बिजनेस होता है। These professionals have required technical और language expertise, वो expert होते हैं काफ़ी सारी ज़ुबानों में, टेक्निकली तौर पर भी वो expert होते हैं। That can assist businesses in providing well written communication that would otherwise be impossible। इन बंदों के अलावा फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्पॉसिबल होगी। अगर आप बिल्कुल ठीक करवा लेते हैं तो फिर गलती का कोई चांस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं वेब और सॉफ्टवेयर बेस्ड, यानी आप गूगल भाई से मदद लें। कैसे ले सकते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। जैसे कि कॉपीराइट क्लेम से बचना हो तो काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिन्हें आप प्लेजरिज्म भी बोलते हैं। प्लेजरिज्म से बचना हो तो आप उन्हें अपना एक पैराग्राफ अपना उसमें वेबसाइट में डालते हैं, वो चेक करके बता देते हैं कि यार इसमें 50% प्लेजरिज्म आ रहा है। प्लेजरिज्म क्या, अगर आपकी वेबसाइट पर जो डाटा है वो किसी और वेबसाइट के डाटा से मैच हो रहा है, इससे कॉपीराइट क्लेम आता है। कॉपीराइट क्लेम आने से
आपका जो वेबसाइट है उसके सर्वर ब्लॉक हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो सकती है, रिमूव की जा सकती है गूगल इंजन से यानी सर्च इंजन से। सेम एज दैट यूट्यूब चैनल पर अगर आपके चैनल की वीडियो, अगर आपकी वीडियो को उठाकर अपलोड करता है तो आपको यूट्यूब की तरफ से ईमेल आ जाती है कि इस बंदे ने आपकी वीडियो यूज़ की है, ठीक है। इसके पास 1 वीक का टाइम है, अगर आप चाहते हैं तो हम इनको नोटिफाई कर देते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो वरना चैनल खत्म, ठीक है। ये होता है जी वेब और सॉफ्टवेयर बेस्ड। आप गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको करके देंगे गूगल वाले, ठीक हो गया। पढ़ लेते हैं। देयर आर आल्सो वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स और वेब बेस्ड tools or websites that are available that can assist in reviewing the content in a specified format. Businesses rely on automated format, वो automated होते हैं, Google तो automatic काम कर रहा है ना, और templates that aid in their internal or external communication, ठीक है। सब बातों की समझ आ गई। सेल्फ रिव्यू क्या है, खुद रिव्यू करेंगे। सुपरवाइजर किसी ने आपको दी है, आप एज अ सुपरवाइजर उसे रिव्यू करेंगे। प्रोफेशनल किसी बाहर के बंदे से। वेब बेस्ड गूगल से। Review the report from the perspective of the reader to ensure it। जब आप रिपोर्ट को रिव्यू कर लेते हैं रीडर की पर्सपेक्टिव की तरफ से तो आप इंश्योर हो जाते हैं डिलीवर ऑडियंस और रीडर सेंटर्ड कंटेंट, अचीव द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट, यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन। जब आप अपना मैसेज डिलीवर करना जा रहे हैं आप, ठीक है, अपनी ऑडियंस को, अपने कंटेंट को इंश्योर कर लें, खुद को बेहतर बना लें, अपना ओरिजिनल यानी जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका वो आप हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आपने एप्रोप्रिएट लैंग्वेज और टोन यूज़ करनी है अपने मैसेज को डिलीवर करते वक्त, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा, जो मैंने ऊपर चीज़ें डिस्कस की हैं वो यही है, 5 लाइन्स आप पढ़ सकते हैं। अ कंपेलिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। Beginning and closing of any written piece grabs the attention and lead reader toward the desired action. A message that manages to grasp reader attention and follow through the main idea is most likely to motivate them for action. इन 2.5 लाइनों का क्या मतलब है? कहते हैं जो एक मैसेज होता है ना, अगर तो उसका स्टार्ट अच्छा है तो ऑडियंस पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया, अब आपकी जो नेक्स्ट सारी जितना भी आर्टिकल आप उन्हें पढ़कर सुना रहे होंगे उसे वो अच्छा समझेंगे, उन्हें मज़ा भी आएगा सुनते हुए। इसी तरह से क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। ओपनिंग आपने कर दी है, बॉडी में आप चाहे जो भी करते रहें, इसलिए क्लोजिंग आपके देखें ना, पेपर्स जब आप टेस्ट देते हैं स्टार्ट में आप बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, बिगनिंग है ना, बीच में चाहे आप गाने लिख रहे होते हैं, खचे मार रहे होते हैं, फिर आप एंड में आके अपने माइंड में सोच यार एंड भी अच्छा होना चाहिए ना, अच्छा अच्छा लिख देता हूँ, टीचर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई वो भी आपका बाप होता है, उस्ताद होता है, उसे पता होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये थी सारी कि बिगिनिंग एंड एंडिंग यानी क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके जो आपकी ऑडियंस है, जो रिसीवर्स हैं, सुन रहे होते हैं, उनके जो भी होगी अटेंशन उसको बेहतर करती है, ठीक है। वो उससे पता लगवा लेते हैं और आपको बिगिनिंग या क्लोजिंग दोनों पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। This is possible through a compelling opening and focused closing such that there remain no question or ambiguity in the reader's mind। अपनी ओपनिंग और अपनी क्लोजिंग इतनी अच्छी बना देंगे रीडर, जो आगे आपके ऑडियंस है, जो आपको सुन रहा है, उसके माइंड में कोई सवाल ही ना है, वो कहे सब ठीक है, सब ठीक है, सब बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने। इसके सिलसिले में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल है एन ईमेल टू ऑल अप्रेजर, परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज स्टिल नॉट बीन रिसीव्ड। परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी तक रिसीव नहीं हुआ, इवन आफ्टर पासिंग द डेडलाइन, डेडलाइन भी गुजर गई है। सिंस इट वाज ड्यू प्रीवियस वीक, कुछ जो प्रीवियस वीक्स हैं पिछले हफ्तों से, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स टू देयर रिस्पेक्टिव हेड्स इफेक्टिव इमीडिएटली। यहाँ पे एक बात हो रही है कि ईमेल एक भेजा गया होगा सब अप्रेजर्स को कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो अभी तक जो उनके के सब ऑर्डिनेट्स हैं जो आगे काम कर रहे हैं उनकी तरफ से रिसीव नहीं हुई, जबकि डेडलाइन भी गुजर गई है। मच अवेटेड, हम मुंतजिर हैं आप लोगों के एचआर डिपार्टमेंट ने ईमेल की। वो कहता है ये नहीं होना चाहिए, मैसेज ये होना चाहिए, an email to all appraiser, an updated record of submitted appraisal report show that 40% of the report are still pending। अब इनमें यार किसी ने तो की होगी ना, लेकिन जिसने कर दी है उसको भी धो के रख दिया है, ठीक है, इस ईमेल ने। भाई ऐसा नहीं, जितनों ने कर ली है वो भी बताएं, जितनों की पेंडिंग है वो भी बताएं। जैसे यहाँ बताया गया 40% ऑफ द रिपोर्ट्स आर स्टिल पेंडिंग, 60% हो गई है, 40% अभी तक पेंडिंग पे हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर डिले, फर्दर डिले से परहेज या बचने के लिए
All appraisers are requested to complete their relevant reports by end of the day and submit to the respective heads. सब अप्रेजर से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी जो भी रेलिवेंट रिपोर्ट्स हैं आज का दिन खत्म होने यानी वर्किंग आवर्स तक उसको रिस्पेक्टिव हेड्स पे जमा करवा दें. फॉर योर असिस्टेंस एंड HR ऑफिसर विल बी देयर टू फैसिलिटेट इफ देयर आर एनी अनआंसर्ड क्वेरीज. अगर आपको किसी क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, जवाब नहीं पता, तो आपके लिए एक HR ऑफिसर अवेलेबल है जो आपको फैसिलिटेट करता रहेगा. होपफुल फॉर योर कोऑपरेशन, सिंसियरली मिस्टर लुइस HR मैनेजर. अब कितना अच्छा मैसेज लिखा है ना, इसलिए यही होना चाहिए, ये बात की है. नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन विद स्पेसिफिकेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स. जो आपका रिटन मैसेज है, जो आपकी स्पीचेस हैं, जो आपके आइडियाज एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो आप अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हैं, उनमें वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए. वन ऑफ द वेज टू ब्रिंग स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन क्या है, बेनिफिट्स मजीद डाल दें ना, उसमें थोड़े से एडवांटेजेस और डाल दें, उसको स्पेसिफिक बना दें. एंड ऐड वैल्यू टू रिटन कंटेंट इज थ्रू एडिशन ऑफ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस. इस तरह के सबूत डाल दें, इस तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दें उसमें वैल्यू, ताकि जो आपका मैसेज है उसमें मजीद वैल्यू ऐड हो जाए और वो ज़्यादा अच्छा लगे. एडिंग नंबर्स मेक अ पावर बीइंग कम्युनिकेटेड. एग्जांपल्स हैं, करनी तो आपको खुद चाहिए लेकिन मैं एक करवा देता हूँ, ठीक है, और बाकी आप खुद कर लीजिएगा. इंस्टेड ऑफ ये कहने की बजाय योर पेमेंट इज ओवरड्यू काइंडली फॉलो अप विद द अकाउंट. आपकी जो पेमेंट है वो ओवरड्यू, अभी तक आपके जो वाजिबात है वो पे नहीं हुए, उन्हें काइंडली जो रेलिवेंट अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करके उसमें जमा करवा दें. ये क्या बात हुई भाई, सीधी बात करो ना, ये वाला फिक्रात यूज करो. योर पेमेंट इज 10 days ओवरड्यू. 10 दिन हो गए हैं, यानी जो डेडलाइन थी उससे 10 दिन ज्यादा हो गए हैं, आपकी अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ. काइंडली फॉलो अप विद मिस्टर कबीर. यहाँ पे उसने कहा काइंडली फॉलो विद द अकाउंट्स. और भाई कौन अकाउंट, अकाउंट में और भी बंदे बैठे होते हैं ना, अकाउंट्स मैनेजमेंट जो भी आपकी होती है उसमें बंदे बैठे होते हैं. अब जैसे बैंक में जाएंगे ना, बेंच में एक मैनेजर के तौर पर, एक कैशियर के तौर पर, ठीक है, एक ऐसा मैनेजर के तौर पर बैठा होता है, इसलिए वो नाम मेंशन कर रहे हैं मिस्टर कबीर इन द अकाउंट सेक्शन. अकाउंट सेक्शन में मिस्टर कबीर नामी शख्स है, उसको अपने जो आपके ओवरड्यू रहते हैं वो जमा करवा दें. ठीक है. द सर्वे सजेस्ट दैट एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड विद द HR प्रोसेसेस. सर्वे ने ये सजेस्ट किया, ये साबित किया कि जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने HR प्रोसेस से सेटिस्फाइड हैं. नहीं, ये यूज करो. द सर्वे 2019 finding show that 85% of the employees are satisfied with the current HR practices. 2019 के सर्वे ये शो करते हैं कि 85 यानी 85% एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड हैं जो आके आजकल HR की प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनसे. अच्छा, अब ये है एज यू फिनिश द राइटिंग प्रोसेस. जब आप राइटिंग प्रोसेस को फिनिश कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिव्यू द एंटायर कंटेंट. एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिससे आप देख सकते हैं कंटेंट को, अपने एडिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है. ठीक है, ये आप खुद ही रीड करेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. जैसे लुक एट द ड्राफ्ट एज ए होल. अपना जो ड्राफ्टिंग या राइटिंग है उसको एज अ होल एक बार कंप्लीट देख लें, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए. थिंग्स टू लुक फॉर, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए. एप्रोप्रिएट लेआउट, वेल प्रेजेंट किया हुआ है. इसी तरह से अगर टेक्स्ट में आए थे, टेक्स्ट में शॉर्ट वर्ड यूज़ किए हैं, जार्गन वर्ड यूज़ किए हैं, सिंपल वर्ड यूज़ किए हैं, क्या वो डेफिनेट हैं, क्या उनके साथ सपोर्टेड फैक्ट्स हैं. देखे ना, ये नो जार्गन एंड ग्लिचेस, इनमें मुश्किल अल्फाज ना हो, एप्रोप्रिएट टून इस्तेमाल किए है, नहीं कि मैसेज का स्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है, तो ये चीज़ें देखनी है. ये बहुत ही ईजी है. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. ठीक है, हमने 14 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट किया. इसकी क्वेश्चन बैंक है जो, यानी सेल्फ टेस्ट है, यानी MCQs है, वो आप खुद कीजिएगा. जो MCQs नहीं आती, व्हाट्सएप ग्रुप्स आर अवेलेबल, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो हम इस पे एक जो सेल्फ टेस्ट है उनके MCQs, उनके सोल्यूशन पे एक ब्रीफ वीडियो भी आपको बना देंगे. होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा. एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लें. ये जो चैप्टर 1 हमने कवर करवाया है, इसके जो टेस्टिंग है, आप हमारे testingportal.zspnotes.com पे जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ इसी की. बाकी पेड प्लान्स हैं. एंड इसके आगे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि फ्री जो प्लान था वो हमारा चैप्टर 1 तक ही था. हमने एक चैप्टर यानी एज अ डेमो लेक्चर्स अपलोड करने थे यूट्यूब पे. नेक्स्ट जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो हमारे LMS पर अवेलेबल होंगे, और उसकी फ़ी है 3000 रुपीज़. ठीक है, 3000 में आपको फुल बुक के लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे. ठीक है, और आपको
टेस्टिंग, चैप्टर वाइज टेस्टिंग, मिड टर्म्स टेस्टिंग एंड फ्री जो आपके मॉक्स कंडक्ट होंगे वो भी आपको इसी प्राइसेस में दिए जाएंगे। 3000 फी है। अगर आप हमसे पे करना चाहते हैं खुद तो हमें फॉलो करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन होता है हर जगह पे, कमेंट सेक्शन में भी होगा, या फिर आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030892914745। यहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे पोर्टल पे जाके भी बाय कर सकते हैं, testingportal.zsbnotes.com। यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। रेलिवेंट PRC1 BWC में जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्स को कैसे बाय करना है। चलिए हम यहाँ पे मौजूद ही आपको दिखा भी देते हैं कैसे होगा। हम मूव करते हैं अपने टेस्टिंग पोर्टल पे। ये हम आए टेस्टिंग पोर्टल पे। बता ही देते हैं आपको किस तरह से आप परचेज कर सकते हैं इन लेक्चर्स को या इन टेस्टिंग पोर्टल्स को। ठीक है, ये है जी आपका टेस्टिंग पोर्टल आपके पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आप PRC1 से लेके PRC5 तक टेस्टिंग पोर्टल अगर परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लाइक प्राइसिंग एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप अगर एंटर हो तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि क्या क्या प्राइसेस हैं टेस्टिंग की, चैप्टर वाइज की, या फिर जो आपके मिड टर्म्स हैं या मॉक्स हैं, यहाँ पे आपको सब ये शो हो जाएंगे। आप परचेज के बटन पे क्लिक करके इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। सेम एज दैट अगर आप PRC1 में जाएं, PRC1 में जाने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। ये आते हैं PRC1 चैप्टर वाइज टेस्टिंग, मिड टर्म टेस्टिंग, ग्रैंड मॉक टेस्टिंग। ये फ्री नहीं है, जस्ट चैप्टर नंबर 1 इज फ्री, बाकी की 350 फी है, यानी 3000 कह रहा हूँ, सॉरी 350 रुपीज़ अगर आप सिंपल टेस्टिंग करना चाहते हैं चैप्टर वाइज की। ठीक है, तो आप यहाँ स्टार्ट टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप हमारे LMS पोर्टल में ऐड हो जाएंगे। ये हमारा LMS पोर्टल है। अभी यहाँ पर आपको फ्री दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, ये कंटिन्यू पे देखें ना ये बटन, यहाँ पे जब यहाँ पे आप परचेज करने आएंगे, यहाँ पे परचेज का ऑप्शन होगा, आप परचेज कर सकते हैं। अब किस तरह से होगा, यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लें। ठीक है, करिकुलम पे क्लिक करके आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर इज फ्री, 1 इज फ्री टिल 25 दिसंबर। और ये बाकी यहाँ पे इस तरह से आपको सारा कोर्स अवेलेबल होगा जिस तरह ये दिख रहा है अब आपको। ठीक है, यहाँ पे सारे लेक्चर इस तरह से अवेलेबल होंगे पूरी बुक के अगर आप परचेज करते हैं। ये जस्ट 12 लेक्चर्स आर डेमो लेक्चर्स, ये यहाँ पे फ्री हैं, बाकी आपको पेड है। जैसे आप पैसे पे करेंगे फिर ये आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 030892914745 या वेबसाइट पे आने के बाद ये आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन भी शो हो रहा है, यहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।